अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत ने कौमी इक्तसादी सर्वे 2025-26 जारी कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इकनॉमिक सर्वे के अहम नुकात पेश करते हुए कहा कि माली साल के दौरान उन्हें 3 बड़े चैलेंजेस का सामना रहा जिनसे कामयाबी से निपटा गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल इक्तसादी गैर यकीनी सूरत हाल थी, सैलाब और रेस्क्यू एंड रिलीफ की कोशिशों के चैलेंजेस थे, जबकि आलमी सतह पर टैरिफ और दीगर गैर यकीनी अवामिल भी मौजूद थे जिन्होंने मईशत को मुतासिर किया। वजीर खजाना के मुताबिक रवा माली साल GDP की जो शरह है वो 3.7% रही, जो गुज़िश्ता 4 साल में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आलमी और खित्ते की सूरत हाल ने मौशी नमू पर असर डाला, लेकिन बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुस्बत ग्रोथ हासिल की गई। 26 में GDP ग्रोथ वो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, 3.7% रही। अब हम अगर देखें इस तनाज़र में जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान का जो और मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। वजीर खजाना के मुताबिक हुकूमत का मुतफ़िका हदफ GDP को 4% से ऊपर लेकर जाना था। उन्होंने कहा कि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ भी गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर गई है। मालियाती सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि मालियाती खसारा GDP के 0.7% तक महदूद रहा और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। जुलाई तक मार्च करंट अकाउंट $72 मिलियन सरप्लस रहा। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि FBR के रेवेन्यू में भी 10% इजाफा हुआ। वफाकी वजीर खजाना ने यह भी कहा कि टैक्स शॉर्टफॉल एक हकीकत है, लेकिन टैक्स वसूली 7,000 अरब से 13,000 अरब तक जो है वो पहुंचाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में अहम किरदार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये तरसीलात ज़र भेजते हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बरामदात में कमी की 2 बड़ी वजूहात रही। चावल की बरामद इस साल $1 अरब से कम रही। चीनी के एक्सपोर्ट में जो है वो कमी आई। जहां वैल्यू एडिशन की गई वहां पर बरामदात बड़ी हैं। 2 मेन वजूहात हैं और उसमें से एक सेक्टर है विच इज सॉर्ट ऑफ लीडिंग दैट, विच इज फूड। उसमें राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $1.1 बिलियन से नीचे गई, और शुगर विच वाज ए वन ऑफ इवेंट, वी डोंट एक्सपोर्ट शुगर एज ए रेगुलर थिंग, वो 403 मिलियन। तो $1.5 बिलियन की जो रिडक्शन हुई है वो फूड सेक्टर में हुई है। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक फ्रीलांसर्स की बरामदात इस साल $90 करोड़ रही। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब 10 करोड़ हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारा हदफ $18 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर का है। अब आज जो तस्वीर पिछले 1 साल में हुकूमत की मौशी कारकर्दगी की रही, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, साबिक वज़ीर ख़जाना। इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता इस्माइल साहब, वफाकी हुकूमत ने ये जो तस्वीर रखी है, एक जो चैलेंज उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इस साल का जो मामला है या मईशत को ठीक करने का इशू है उसके साथ हम नहीं देख रहे, बल्कि हमें जो पिछले 4 सालों से जो है वो हमें जिन मसाइल का सामने हम उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई 4 साल से हमारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो ऐसी रही है कि अभी भी जब मईशत है उसको उन्हीं मसाइल का सामना है जहां पर हम 4 साल पहले खड़े थे? शुक्रिया रहमान। देखिए, ये 5वां बजट होगा मियाँ शहबाज शरीफ का, जो कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड है। वहाँ से भुट्टो साहब ने शायद दिए, इसके अलावा किसी ने नहीं दिए। और 4 साल शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत को हो गए। पहले 3 साल तक ये बोलते रहे हम स्टेबिलिटी लेकर आए, उसके बाद अब ग्रोथ होगी। अब बोल रहे हैं 4 साल की मुश्किल हो रही है, अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, सच्ची बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक्त अगर एक औसतन पाकिस्तानी की इनकम 100 रुपये थी ना, GDP के हिसाब से, अगर उसकी आमदन 100 रुपये थी तो आज उसकी आमदन ₹57.78 है। आपने पहले साल भी ग्रोथ नेगेटिव की, और एब्सोल्यूट में भी और पर कैपिटा में भी। दूसरे साल भी पर कैपिटा नेगेटिव, तीसरे साल पॉजिटिव और इस साल पॉजिटिव है। जो महंगाई है वो ये हालम है कि जो चीज 100 रुपए की थी, ये हुकूमत के सारे नंबर से बात है। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि आज, मुझे साथ जोड़ लीजिएगा, उन्होंने कहा $1901 जो थी वो अब हमारी जो पर कैपिटा इनकम हो गई है, जो पहले 1751। जी, मैं उस पर भी आता हूँ। जो एक 100 रुपए की चीज थी ना, वो 177 रुपए की आज हो गई है 4 साल में। ठीक है, तो गरीब जो है ना, उसकी कमर आपने महंगाई से तोड़ दी है। पहले साल जो था जिसमें डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे 29%, और औरंगज़ेब साहब के पहले साल में 24% महंगाई रही है।
ये दोनों शहबाज साहब के साथ थे। तो पहले 2 सालों में आपने 60% महंगाई करी और वो बतदरीज है, अब 77 रुपए की वो चीज़ हो गई है जो 177 रुपए की, जो 100 रुपए की। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में आज 29% लोग गरीब हैं और गुर्बत बढ़ रही है। तो अब अगर आप कहते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई, तो मैं पूछूंगा कि क्या गुर्बत में स्टेबिलिटी आई है या गरीब बढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे गरीब बढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी आई है, तो आप कहेंगे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। 20 सालों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। अगेन हुकूमत की शुमारियात हैं। मैं आपसे कहूंगा कि सरमायाकारी कैसी हो रही है, तो पता चलेगी कि 40 सालों में कम तरीन सरमायाकारी हुई है इस साल में। ठीक है, ये जो 4 साल निकले हैं माशी तौर पर, ये पाकिस्तान में 1953 के बाद सबसे खराब 4 साल निकले हैं। तो इसमें कोई, अब इसमें आप मतलब बहस कर सकते हैं कि क्यों हुआ है, लेकिन वो बड़े दो तीन हवालों से जरा मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आज उन्होंने प्रेस मैं डॉलर वाली बात भी कर दूं। अच्छा, डॉलर वाली बात आप क्लियर कर दें, फिर आप में आगे चलता हूं। 2 साल पहले जो था वो रुपया 300, 320, 310 रुपए का डॉलर का हो गया था। तो उस साल जो है वो उससे डिवाइड हुआ था, आज कम से डिवाइड हुआ। तो ये डॉलर की वजह से। लेकिन उन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.7% है, टारगेट इनका 4 था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिगर्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो है वो जो टैक्स कलेक्शन है एफबीआर की, वो भी जो है वो बढ़ा दी है, वो बढ़ गई है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या ये बेहतर नहीं हो रहे? देखिए, जीडीपी जाहिर है कि पिछले साल आपने 3.2 की थी। हाँ। और उस पर भी पहली मरतबा लोगों को शक व शुबा हुआ औरंगजेब साहब के आने के बाद कि ये जीडीपी के नंबर जो हैं वो थोड़े से अजीब से थे, क्योंकि 3 क्वार्टर पर 2.5% हो रही थी। चौथा क्वार्टर अचानक 8% हो गई। अच्छा, अब चौथा क्वार्टर 8% हो गई पिछले साल का, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। फिर इस साल का पहला क्वार्टर भी 8%, फिर वो वापिस 4 चले गए। ठीक है, 3 चले गए। तो चलो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 3.7% हुई। लेकिन ये नहीं मानते कि 2 महीने की जो जंग 2 महीने से शुरू हुई, क्योंकि क्या अगर आज हमारी फूड की पैदावार कम हुई है, फूड ग्रोथ जो क्रॉप की ग्रोथ है वो सिर्फ 1.4% आई है, तो क्या वो जंग की वजह से फार्मर्स ने कम बनाया है, या आपकी पॉलिसी की वजह से जो है खाद महंगी हो गई, सपोर्ट प्राइस खत्म हो गई, उसकी वजह से कम हुआ है? मतलब सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। रेमिटेंस इनफैक्ट बढ़ गई है, नॉट दैट इट हैज अ जीडीपी का इफेक्ट, बट रेमिटेंस एक्चुअली बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द दुबई इश्यूज एंड ऑल दैट स्टफ। आपकी बरामदात कम हो गई हैं। ये बरामदात जंग की वजह से तो कम नहीं हुई है, अफेक्ट जरूर आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप तो यूरोप भी कम भेज रहे हैं, आप तो अमेरिका भी कम भेज रहे हैं। आप मतलब अभी टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, सारे सेक्टर्स रो रहे हैं, लेकिन जो असल बात है ना वो ये है कि देखें, आपने पाकिस्तानियों को गरीब कर दिया है। 2018 में जो पाकिस्तान की इनकम थी, अगेन ये प्लानिंग डिवीजन के नंबर, 2018 में जो पाकिस्तान की इनकम थी एक औसतन पाकिस्तानी घर की, उससे 2024 में औसतन पाकिस्तानी घर की इनकम कम है। वो इनकम जो है वो कम हो गई। लेकिन टैक्स तो कह रहे हैं ये हमारा एक मईशत का बड़ा चैलेंज रहा है, टैक्स इकट्ठा करना, और ये गवर्नमेंट कह रही है कि 10% जो है वो हमने जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ा दी है। तो ये तो क्रेडिट ये 7,000 नहीं, मैं बिल्कुल दे देता हूँ। देखें, 6,875 अरब रुपए से इन्होंने इस साल 13,000 अरब रुपए ये टैक्स के जमा करेंगे और 1,500 अरब रुपया लेवी का जमा करेंगे। तो ये टैक्स इन्होंने डबल कर दिया है। लेकिन इस असना में इनकम तो डबल नहीं हुई है। तो फिर टैक्स जो डबल किया है आपने, तो फिर इसका मतलब है कि लोगों की जेब से ही निकाला है ना। अल्लाह मियां ने तोहफे में तो टैक्स नहीं बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही, टैक्स बढ़ रहा है। जो गुर्बत हुई है ना, तो एक चीज होती है डिस्पोजेबल इनकम, आफ्टर टैक्स इनकम। तो ये जो लोग परेशान होते हैं कि यार बिजली का बिल भर दिया जिसमें बहुत टैक्स है, बिजली का बिल भर दिया तो गैस के बिल के पैसे नहीं है, गैस का बिल और बिजली का बिल दोनों भर दिया तो किराए के पैसे नहीं है या बच्चों की फीसों के पैसे नहीं है। ये जो क्राइसिस आया ये बिकॉज कि इन्होंने टैक्स डबल कर दिया है। और टैक्स क्यों डबल किया है? अगर टैक्स डबल करने से क्या बहुत पैसे बच जा रहे हैं? क्या सरप्लस हो रहा है हुकूमत को? क्या बच्चे तालीम अच्छी दे रहे हैं हुकूमत? क्या हुकूमत सेहत अच्छी दे रहा है? तो गुजारिश ये है कि आपने अखराजात बढ़ाए हैं, और क्योंकि आपके अखराजात इतने ज्यादा थे, ये अखराजात थे, IMF ने कह दिया देखो इससे ज्यादा डेफिसिट नहीं कर सकते, 6,000 अरब। वो टारगेट IMF की तरफ से। अगर आपने 26,000 का खर्चा करना है और 6,000 का डेफिसिट का टारगेट है तो आपको 20,000 टैक्स लेना पड़ेगा। तो आप इन लोगों से टैक्स ले रहे हैं। क्या आपने टैक्स नेट बढ़ाई? क्या आपने ज़राअत के ऊपर उन लोगों, छोटे फार्मर्स की बात नहीं कर रहा, जिनकी हजार एकड़ की ज़रई अराजी है, क्या आपने उनसे टैक्स लिया? ये जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, क्या आपने उनसे टैक्स लिया? हाउसिंग सोसाइटीज जो बनाते हैं 500 कनाल की इनके पास जगह होती है, 2,000 फाइलें बेच देते हैं ये लोग। इनको कोई रखने वाला नहीं। रियल एस्टेट जो है वो हर गवर्नमेंट का बड़ा एक फेवरेट सेक्टर रहा है। मुझे याद है खान साहब की गवर्नमेंट थी, एमनेस्टी स्कीम आई, यहाँ पर अभी भी बात होती है। सबसे ज्यादा मरात
अगर देने की बात होती है तो सबसे पहली नजर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पर जाती है। ये क्या है, हमारे जो फाइनेंस डिवीजन है उसको इतना इतना प्यार जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर? रियल एस्टेट अब तो खैर जो बड़ा आती है वो तो नहीं रहा है अच्छा। पाकिस्तान में, लेकिन रियल एस्टेट वालों का मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि इतना प्यार क्यों करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से? वो भी साथ में प्यार करते होंगे ना। अच्छा। वो लेकिन वो बेसिकली मैं बोला वो फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल के ऊपर होते हैं। अच्छा। मतलब हम लोगों को कोई लिफ्ट नहीं कराता, वो डायरेक्ट बड़े घर पे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है। मगर वो देखें, वो बड़े लोग हैं। पाकिस्तान में बड़े लोगों को टैक्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। जब इनकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं ना कि हम मुश्किल फैसला कर रहे हैं, वो मुश्किल फैसला क्या होता है कि जो मोटरसाइकिल चलाता है रोज और रोज 1 लीटर पेट्रोल भराता है 400 रुपए का, उस टंकी में भी उतना आता है, पैसे भी उसके पास नहीं होते, उससे आप 150 रुपया रोज ले लेते हैं टैक्स का। ठीक, लेकिन बड़े बड़े देखिए बात यह है कि एमनेस्टी देने में, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने में अगर किसी सेक्टर को प्रेफरेंस दी जाती है और आपको वहां पर पोटेंशियल नजर आता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो सेक्टर पोटेंशियल क्यों नहीं दे सका, बावजूद इसके कि आप उसको दो अलग अलग सेक्टर है। एक है रियल एस्टेट का सेक्टर और एक है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। ठीक है, हमें चाहिए कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को हम बढ़ाएं। रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर आप जमीनों की प्राइसेस बढ़ाने के ऊपर खुश हैं तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई हल है। ठीक है, जमीन तो उतनी है ना, वही 1000 गज की अगर एक जमीन है, 2 कनाल की जमीन है तो 2 कनाल की रहेगी। अब उसकी वैल्यू 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, खाली मालिक को फायदा हुआ, लेकिन वैसे तो सोसाइटी को तो फायदा नहीं हुआ। आपको कंस्ट्रक्शन बढ़ानी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ेगी कि अगर मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे हों, नौकरी पेशा लोगों के पास जो 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 25-50 हजार रुपए बचा सकता है किराए के बाद भी, तो बोलेगा यार थोड़े से 5-10 लाख रुपए जमा करूँ, एक फ्लैट की तरफ डाउन पेमेंट दे दूं, बुकिंग करा दूं वगैरह वगैरह, और फ्लैट करने की कोशिश करता है। और उससे फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल जाती है। अपने लोगों को इतना गरीब कर दिया है, लोगों को टैक्स ले लेके इतना निचोड़ दिया है। ये जो तारीफ कर रहे हैं कि हमने डबल कर दिया टैक्स, मैं तो उसको बुरा समझता हूँ कि यार अगर तो तुम ठहरा देते ना, अगर तो लोग फैल जाते तो ठीक था, लेकिन अगर तुमने रहमान अजहर से डबल ले लिया तो रहमान अजहर की गर्दन तो पतली थी क्योंकि वो नौकरी पेशा आदमी है, तो उससे क्या बड़ी बात है। एक और जो अब इशू सवाल जो आने वाले बजट से जुड़ा था वो एनएफसी का इशू था, सूबों और विफाक के दरमियान तकसीम कैसे होनी है। मैं आपके आर्टिकल्स भी जो है वो देख रहा था, आप इस चीज को एडवोकेट करते हैं कि इसको रिविजिट करना। बिल्कुल, कोई इंटरम अरेंजमेंट तो जो है वो तलाश जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, शायद हाँ हुआ भी है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ढूंढना क्या वाकई हुकूमतों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, जब एक मरतबा कर दिया, ये खुदा न खास्ता कोई कलाम इलाही तो नहीं है। लोगों ने बैठ के, इन्हीं लोगों ने ना, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने फाइनल किया था ना उसको। वेलकम बैक। एक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर आज शदीद हमले करके तेल और गैस के जखायर और खार्क जजीरे पर कब्जा कर लेंगे। यह हिकमत अमली उसी तर्ज पर होगी जिस तरह अमरीका ने वेनेजुएला में तवानाई के शोबे से मुतालिक इक़दाम किए थे। इससे पहले भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अमरीका आज भी ईरान को सख्त ज़र्ब लगाएगा क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जारी सिफारती मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उनका यह कहना था कि ईरान ने ऐसे मुआहदे पर मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय किया। अब हालात बदल चुके हैं और उन्हें इस ताख़ीर की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने भी ईरान के हवाले से सख्त बयान देते हुए कहा है कि आज रात ईरान पर किए गए हमले सख्त और बहुत वाज़ेह होंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से मुजवजा माहदे पर जवाब में ताख़ीर से शदीद मायूस थे और इसी पस मंज़र में उन्होंने ईरान के खिलाफ इस नई फौजी कार्रवाई की मंजूरी दी। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ईरान को पैगाम दिया गया कि मुज़ाकरात के लिए वक्त महदूद है और जल्द जवाब दरकार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों से पहले ईरान को यह पैगाम भी पहुंचाया गया था कि कार्रवाई मखसूस फौजी अहदाफ तक जो है वो महदूद रहेगी, जबकि अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने ट्रंप के टेलीफोनिक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि वो ईरान के बिजली घरों और पुलों पर नए हमलों का हुक्म दे सकते हैं क्योंकि ईरान मुआहदा करने में ताख़ीर कर रहा है। दूसरी तरफ ईरानी पासदाराने इनकलाब का यह दावा है कि अमरीकी फजाई हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डों पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। ईरानी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि 2 मुख्तलिफ ऑपरेशनल जो लहरें हैं उनके दौरान अमरीकी फौज से मुतालिक 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदाराने इनकलाब के दरमियान झड़पें भी शुरू हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। हुकाम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि जो भी बहरी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है।
ईरान की जानिब से जो मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों के खदशात के बाद खिते में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों के लिए नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है और उन्हें गैर मामूली एहतियात बरतने की हिदायत की है। ईरान और अमरीका के दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं यहाँ तक क्यों पहुँच गए हैं और ये चीज़ें जो है वो जो जंग की सूरत हाल है वो इस कदर फैलती क्यों जा रही है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सीनियर सफारतकार। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिहा साहब, सबसे पहले तो मैं इस हवाले से जानना चाहता हूँ कि अंदाज़ा था कि शायद चीज़ें इस तरह से एस्केलेट ना करें, लेकिन जो हम अब एस्केलेशन देख रहे हैं इसके पीछे आपको मुहर्रकात क्या नज़र आते हैं? मेरे ख्याल है ये किस्सा शुरू हुआ जबकि एक अपैची हेलीकॉप्टर अमेरिकन कहते हैं कि ईरान ने उसको शूट डाउन किया। तो उसके बाद से पिछले 3 रातों से ये जिसकी आप एस्केलेशन की बात कर रहे हैं वो होती गई और अभी भी ये साइकिल ऑफ एस्केलेशन चल रही है। जाहिर है ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई में यूएस बेसिस को निशाना बनाया, कुवैत में, बहरीन में और जॉर्डन में, और फिर अमेरिका ने और हमले किए ईरानियन कुछ शहरों पे। और अब सूरत हाल ऐसी है कि जो सीज फायर है जिसको अब 2 महीने हो गए हैं वो इट्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर और बहुत ही स्ट्रेन के नीचे आ गया है और एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो सर्वाइव कर सकता है ये जो साइकिल ऑफ एस्केलेशन है, और क्या इस साइकिल ऑफ एस्केलेशन से पूरी तरह से जंग शुरू हो सकती है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और जो स्पेस क्रिएट हुई थी सीज फायर के बाद, आपके ख्याल में जो स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों पार्टीज हैं, वो क्यों इस मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके या उस स्पेस का फायदा नहीं उठा सके? मेरे ख्याल उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की तरफ से सरेंडर हो जाए, यानी कि वो एक डील चाहते हैं जो बिल्कुल उनके टर्म्स पे हो, यूनिलैटरल। तो ये तो मुमकिन नहीं है। मीडिएटर चाहे कोई भी हो, तो अगर एक फरीक जो है वो दूसरे फरीक से सीरियस मुज़ाकरात ही नहीं करता, कहता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन असल में जो डिमांड उसकी होती है उसमें तो सिर्फ वो चाहता है कि बस ईरान अपनी शिकस्त कबूल करे, जो कि ईरान को नहीं हुई। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, जाहिर है उनका रवैया तो ये है कि जो अमेरिका बैटलफील्ड पे नहीं हासिल कर सका तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पे क्यों दें उनको। तो ये है बुनियादी वजह जिससे कि आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेसी रूल आउट हो गई है। अभी भी मीडिएटर्स एक्टिव हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और कतर की तरफ से, बल्कि कतर की एक डेलीगेशन इस वक्त मौजूद है तेहरान में। दोनों फरीक जो हैं ईरान और अमेरिका, मैं समझती हूँ दोनों चाहते हैं किसी किस्म का वायदा हो, किसी किस्म की एग्रीमेंट हो, मगर वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पे अभी भी बहुत सारा फासला है। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द 2 कंट्रीज। और ये जो सूरत हाल अभी है ये कितनी फ्रेजाइल है? क्या आपको लगता है कि चीज़ें इसे एस्केलेशन की तरफ दोबारा जा सकती हैं या फिर इस सूरत हाल के बाद जो है वो चीज़ें वापस मुज़ाकरात की तरफ, सीज फायर की तरफ जाएंगी? देखिए, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी जिसका आपने इशारा किया कि एस्केलेशन और बढ़ सकती है, और दूसरी तरफ ये कि जो सफारती अमल है उसमें भी तेज़ी आ सकती है। देखिए, जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि सफारती अमल जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ, कोई ब्रेक ऑफ नहीं हुई। जो कम्युनिकेशन चल रही है वो चलती जा रही है। अब ये जिस तरह से अमेरिकन वॉर सेक्रेटरी ने कहा है कि हम मुज़ाकरात जो हैं, नेगोशिएशंस जो है वो बॉम्ब्स के जरिए करेंगे, तो ये तो फिर मुनासिब बात ना हुई। इसलिए कि अगर आपने माहौल बनाना है जिससे कि सफारती अमल में कोई पेशरफ्त हो, प्रोग्रेस हो, तो जाहिर है फिर इस किस्म की धमकियों से तो काम नहीं बनेगा। और फिर सदर ट्रंप खुद भी धमकी पे धमकी देते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं मैं ख़त्म कर दूंगा ईरान को, कभी कुछ और कहते हैं। फिर उन्हीं साथ साथ यानी कि इन बातों के वो कहते हैं कि अगर ईरान एग्री नहीं करता तो मैं बमबारी जो है वो बढ़ा दूंगा।
तो एक तरफ से ये वो चाह रहे हैं कि जी एग्रीमेंट भी हो, लेकिन उस पे मिलिट्री प्रेशर अच्छा। डाल रहे हैं ईरान पे कि वो ट्रम्प के टर्म्स पे एग्री करे। और मलिया साहब, ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए ये जंग शुरू करना आसान था, लेकिन अब इसे खत्म करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और ये जो तासुर है कि जंग तूल पकड़ती जा रही है, तो क्या वाकई किसी लंबी जंग के लिए जो है वो तैयार होना चाहिए? इसका इम्कान है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते, रूल इन भी नहीं कर सकते। दोनों फरीक चाहते हैं कि जंग खत्म हो। आखिर सीज फायर, हालांकि आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि सीज फायर कोई माने नहीं रखता, इसलिए कि अमेरिका हमले पे हमला करता जा रहा है, लेकिन सीज फायर इज स्टिल इन प्लेस किसी हद तक। लेकिन जाहिर है वो वायलेट हो रही है रोजाना दोनों तरफ से। तो एक तरफ तो ये पहलू है इस सूरत हाल का, और दूसरा पहलू ये है कि जैसे पहले भी अर्ज किया मैंने कि मीडिएटर्स अभी भी एक्टिव हैं। सो सफारती प्रोसेस, आप कह लीजिए सफारती अमल जो है वो भी जारी है। तो दोनों चीज हो रही है, टॉक एंड फाइट, टॉक एंड फाइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है, लेकिन ये जो 2026 का वर्ल्ड कप है, इसे तारीख का सबसे महंगा वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज के करीब आते ही टिकट्स की कीमतों पर तनाज़ा भी बढ़ता जा रहा है। इस बार कम आमदनी वाले शायकीन के लिए मैचेस देखना मुश्किल होता जा रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल मैच की सबसे सस्ती टिकट तकरीबन 2000 अमरीकी डॉलर में फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से शायकीन खुद को इस आलमी इवेंट से दूर महसूस करें। फीफा वर्ल्ड कप मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी खबरों की जीनत बना हुआ है। वर्ल्ड कप मैचेस की टिकटों की कीमतों, फिर इनकी दस्तियाबी और फरोख्त के तरीकाकार पर कई सवालात उठ रहे। फीफा के सदर का यह दावा था कि तमाम मैचेस के टिकट जो है वो फरोख्त हो चुके हैं, लेकिन हकीकत में कई प्लेटफॉर्म्स पर मैचों के हजारों टिकट अभी दस्तियाब है। शायकीन का इल्जाम है कि टिकटों की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाई गई और खरीदारों को मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हुकाम ने फीफा की टिकट पॉलिसियों की तहकीकात भी शुरू कर दी है। आलमी खबरसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, माहिरीन के मुताबिक, मसला सिर्फ कीमतों का नहीं बल्कि फीफा के नए डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम, सरकारी रीसेल प्लेटफॉर्म और टिकटों की तलब के अंदाजों से भी जुड़ा हुआ है। इस नए निज़ाम के तहत मकबूल मैचेस के जो टिकट्स हैं उनकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जबकि कम मकबूल मुकाबलों के टिकट असल कीमत से भी कम नरखों पर फरोख्त हो रहे हैं। माहिरीन का यह ख्याल है कि अगरचे ये मॉडल आमदनी बढ़ाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन इसके नतीजे में जो आम फुटबॉल शायकीन हैं वो खुद को वर्ल्ड कप से दूर महसूस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये ज़्यादा मुनाफे की दौड़ में खेल के जो है वो चाहने वाले हैं वो कहीं पीछे तो नहीं रह गए, और फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया जाने वाला ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो उसके मुतालिक किस तरह से बात क्यों हो रही है। फिर होटल्स के हवाले से भी शायकीन की बहुत सारी शिकायत है। मेरे साथ ये जो वर्ल्ड कप है इसका आगाज अब होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए साद नासिर साहब जो है वो मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, उनसे सवाल करते हैं। साद नासिर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले इस वर्ल्ड कप को सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, बहुत ही अनयूजुअल इवेंट माना जा रहा है, क्यों इतना गैर मामूली है स्पोर्ट्स की दुनिया में इस इवेंट को, ये जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है इसको इस तरह से समझा जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इस वर्ल्ड कप को सबसे बिगेस्ट वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली इस वजह से दो वजूहत है उसकी। सबसे पहली वजूहत तो है कि इतनी ज्यादा टीमें आज तक नहीं आई किसी भी वर्ल्ड कप में। इससे पहले 32 टीम का वर्ल्ड कप होता था, इस टाइम 48 टीम का वर्ल्ड कप है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नई टीम्स भी आई हैं जो पहली दफा अपनी हिस्ट्री में क्वालिफाई कर रही हैं। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कमर्शियल एस्पेक्ट। लोगों को मालूम ही होगा कि अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे अनटैप्ड मार्केट है फुटबॉल के हवाले से। वहां पे जो स्पोर्ट्स जिस तरह NFL है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कमर्शियल वैल्यू उन तीनों स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि अमेरिका में स्पोर्ट्स प्रोडक्शन इस तरह की होती है, कमर्शलाइजेशन के एस्पेक्ट्स इस तरह के होते हैं, स्पॉन्सरशिप इस तरह की होती है। तो वर्ल्ड कप को, जो कि बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड है अपार्ट फ्रॉम द ओलंपिक्स, लेकिन इसकी व्यूअरशिप शायद ओलंपिक्स से भी ज्यादा होती है, तो उसको अमेरिका में लेके आना, दूसरी दफा अमेरिका में हो रहा है ये वर्ल्ड कप, और इतनी बड़ी अनटैप्ड मार्केट को अप्रोच करना, उस हिसाब से टीमें बढ़ाना, स्पॉन्सरशिप्स लेके आना, कमर्शलाइज एस्पेक्ट से इसको सबसे ज्यादा बड़ा वर्ल्ड कप आज तक कहा।
और ये जो फैंस की शिकायत हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है टिकटिंग प्राइसिंग को लेकर, ये इंप्रेशन जो है वो क्यों बन रहा है इस वर्ल्ड कप के हवाले से? जी, टिकटिंग प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई। 15-15 हजार डॉलर की एक टिकट मिल रही है। इस तरह के चीजें हैं। ट्रैवल करना, एक तो अमेरिका में वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं इधर उधर से आने लोगों को, और उसकी टिकट प्राइसेस भी ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह के दुनिया के हालात हैं तो टिकट प्राइसेस ऑटोमेटिकली अप हैं, और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने और अप कर दिए हैं। उसके साथ हॉस्पिटैलिटी और दीगर उसके साथ साथ जो आपके फैंस को जरूरत होती है वहां पे जाके खाने पीने की है, वो जनरली वैसे ही वर्ल्ड कप सीजन में प्राइसेस थोड़ी सी मामूल से ऊपर होती है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि टिकट प्राइसेस हैव बीन अ वेरी पेन पॉइंट फॉर एवरी फैन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पे सारे फैंस ने बहुत ज्यादा कंप्लेन किए, यहां तक के बेचारे ईरान वाले जो फैंस हैं उनको तो आने की भी इजाजत नहीं दी। तो अब उसका सीन ये है कि क्योंकि अमेरिका एक तो वैसे ही बड़ा एक्सपेंसिव मुल्क है, और वहां के जो सैंक्शंस लगी हुई हैं दुनिया भर पे, उसकी वजह से उन्होंने टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई कर दी हैं, और फैंस बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। अगर वहां पे लोकल स्पोर्ट्स को देखा जाए, बास्केटबॉल और एनएफएल, तो उनकी टिकट प्राइसेस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। इसी तरह 15,000 20,000 उनकी जब प्ले ऑफ वगैरह आते हैं तो उनकी प्राइसेस इतनी ऊपर जाती हैं। तो शायद अमेरिका का मानना यह है कि अगर एक फैन बास्केटबॉल देखने आ रहा है, अगर वो फुटबॉल की तरफ से फुटबॉल का फैन वो देखने आएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट, तो शायद उसके पास वो परचेजिंग पावर भी होगी। लेकिन ये कहना और ये सारी चीजें देखते हुए ये भी देखना आपको पड़ता है कि आप कौन कौन से ममालिक से आपके पास फैंस आ रहे हैं। कुरासाओ जो कि बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, वहां से पहली दफा फैंस आएंगे। उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, तो इनके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं भी होती। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा फैंस को भी, जर्नलिस्ट को भी, मीडिया ने भी इसको बहुत ज्यादा उठाया, जो कि बिल्कुल सही बात है कि टिकट प्राइसेस एक आम बंदे के लिए इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए इतना बड़ा इवेंट के लिए। राइट, लेकिन ये जो यूएस में होस्टिंग है उसके अलावा और भी ममालिक हैं, लेकिन दिल्ली तो यूएस ही होस्ट कर रहा है। वहां पर एक तो वीज़ों के हवाले से भी शिकायत हो रही है, लेकिन आपने खुद मेंशन किया ये इससे पहले हमने देखा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप और अब सॉकर वर्ल्ड कप, ये ट्रेडिशनली बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं है अमेरिका के अंदर, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इनके आलमी मुकाबलों की जो वो मेज़बानी कर रहा है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी इसकी बात है कि अनटैप्ड मार्केट है इन स्पोर्ट्स के लिए। अमेरिका स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, जो उनके लोकल स्पोर्ट्स, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, एनएफएल है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, उसके अंदर इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड कंबाइंड। तो उस मार्केट को अगर आप टैप कर लेते हो, बी इट थ्रू सॉकर, जिस तरह कहते हैं अमेरिका में, या क्रिकेट, तो वो इतनी बड़ी मार्केट है, इतने ज्यादा वहां पे एवेन्यूज है आपको गेम को एक्सपैंड करने के और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के। क्योंकि अगेन अमेरिकी नॉर्मल फैन जो है वो अगर 15,000 की टिकट लेके बास्केटबॉल का मैच देखने जा रहा है, तो फीफा वालों के कान भी खड़े होते हैं, आईसीसी के वालों के कान भी खड़े होते हैं कि भाई इधर तो बहुत ज्यादा फैंस देखने के लिए मौजूद है, पैसा भी है खर्च करने को, तो क्यों ना इधर लेके जाया जाए जहां पे टिकट प्राइसेस भी आप अपनी मर्जी की सेट कर सकते हो। फैन रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस फैन देखने आएगा। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि अमेरिका को जो है होस्टिंग राइट्स मिल जाते हैं। याद रखिएगा, दिस इज द सेकंड टाइम यूएस इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड कप। 94 में भी इन्होंने होस्ट किया था, और 86 जो मेक्सिको में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी इन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि हमारे पास ये आए वर्ल्ड कप, लेकिन वो ना हो सका। 94 में पहली दफा इधर हुआ था, जो कि ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता था। 24 years डाउन द लाइन अब ये वापस आ रहे हैं, 22 और 32 years डाउन द लाइन अब ये वापस यूएस में आ रहे हैं, अलॉन्ग विद मेक्सिको एंड कनाडा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस यूएस में है। वही देखते हुए कि इतनी बड़ी मार्केट अगर किसी तरह सॉकर या क्रिकेट ने टैप कर ली, तो आप रातों रात जो है आप गेम भी एक्सपैंड हो जाती है और आप पैसे भी डबल द अमाउंट कमा सकते हो। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। साद नासिर हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट देते चलें कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक दी गई साबिका रायतें वापस लेने का फैसला कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से इस अहम फैसले के तहत 177 FIR दोबारा बहाल करने का ऐलान किया गया है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि तमाम मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल किए जाएंगे और फरीकैन
तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मसाइल के हल के लिए इक़दाम करेंगे। हुकूमत ने अब मौक़िफ़ अपनाया है कि सड़कों पर आकर एहतजाज करना, दबाव डालना और इंतशार की फ़िज़ा पैदा करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। हुकाम के मुताबिक हालिया इक़दामात मुआहदे की रूह के मुनाफी हैं, जिसके बायस पहले ख़त्म किए गए मुकदमात को फिर से फ़ाल करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद जिन मुकदमात को पहले वापस लिया गया था या ख़त्म किया गया था, उन्हें मुआहदे की शराइत के मुताबिक ही दोबारा बहाल किया गया है। इस फैसले के तहत अब 177 FIR जो है वो दोबारा नाफिजुल अमल होंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।